नमस्ते साथियों, क्लास शुरू करते हैं। कल की ऑनलाइन क्लास में हमने डी और ए ब्लॉक की शुरुआत की थी, जिसमें डी ब्लॉक क्या होता है और डी ब्लॉक में जो संक्रमण श्रेणियां होती है, जिसमें विशेषकर प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी के बारे में हमने बात की थी और उनका मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाया था और उसमें से दो विशेष चीज़ कॉपर और क्रोमियम के बारे में विशेष बात बताई थी, जहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे जब भी अपनी ऑनलाइन क्लास हो तब आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अब हम क्लास को आगे स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2 मिनट का पहले वाला रिवीजन करते हैं, फिर क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितने बच्चों के पास आप भेजोगे उतना उनका भला हो पाएगा। तो अपना भला तो करना है, अपने के साथ अपने साथ वालों को भी भला करना है। जितने भी अपने सहपाठी साथी हैं उनको कह देना कि बूस्टर सर की ऑनलाइन क्लास चालू हो गई है। 1-2 दिन की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी, उसके बाद अपनी ये क्लास है वो कंटिन्यू चलती रहेगी बोर्ड एग्ज़ाम तक। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। और मैंने एक बात और कही है कि अगर हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो, जिससे उसका सॉल्यूशन हम अगले दिन या जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उस ऑनलाइन क्लास में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने जो स्टार्ट किया था वो था आपका चैप्टर नंबर 8। नाम क्या लिखा था हमने? डी एंड एफ ब्लॉक। चैप्टर नंबर 8 डी और ए ब्लॉक, इसके बारे में हमने स्टार्ट किया था। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले कल हमने ये लिखा था कि डी ब्लॉक की बात की थी। डी ब्लॉक, अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो इसमें हमने संक्रमण श्रेणियाँ लिखी थी, जिसमें नंबर 1 प्रथम संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी या जिसको हमने नाम दिया था 3D श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी कहाँ से कहाँ तक लिखी थी हमने? परमाणु क्रमांक 21 स्केडियम से परमाणु क्रमांक 30 जिंक तक। परमाणु क्रमांक 21 स्केडियम से परमाणु क्रमांक 30 जिंक तक। तो ये तो हमने कल स्टडी कर ली थी। अब हम इसके आगे बात करें तो नंबर 2 पे आएगा आपका द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी। विशेष ध्यान रखें, नंबर 2 द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी। ये कहाँ से था? 39 इट्रियम से 48 कैडमियम तक। 39 इट्रियम से 48 कैडमियम तक होती है। याद होनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक है। इसके बाद तृतीय संक्रमण श्रेणी या इसको हम बोलते हैं 5D श्रेणी, जो आपके परमाणु क्रमांक पहले 57 पे क्या आता है आपका? लेंथेनम, फिर 72 पर हैफनियम। बीच के 14 तत्व लेंथेनाइड श्रेणी के रूप में अलग होते हैं। तो 57 पर लेंथेनम, 72 पर हैफनियम, 72 से 80 मरकरी तक होती है। तो तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी 57 लेंथेनम, फिर 57 के बाद सीधा आएगा 72, 72 हैफनियम से 80 मरकरी तक। इसके बाद नंबर 4 चतुर्थ संक्रमण श्रेणी
या 6D श्रेणी, चतुसंक्रमण श्रेणी या 6D श्रेणी, जो आपके 89 एक्टिनियम, फिर 104 रदरफोर्डियम से 112 UUB तक। लेकिन चतुसंक्रमण श्रेणी के लिए मैंने आपको एक विशेष बात ये कही थी कि जो चतुसंक्रमण श्रेणी है वो क्या होती है, अपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें अभी कुछ तत्वों की खोज नहीं हुई है। तो हमें कौन से तत्वों के लिए विशेष ध्यान देना है। प्रथम संक्रमण श्रेणी तो मैंने कल की क्लास में अपनी कंप्लीट हो गई थी, तो आज हम द्वितीय और तृतीय, सेकेंड और थर्ड संक्रमण श्रेणी या 4D और 5D संक्रमण श्रेणी के बारे में हम बात करेंगे। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताया था और कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संबंधित क्वेश्चन भी आता है। लेकिन द्वितीय अर्थात 4D श्रेणी, तृतीय थर्ड 5D श्रेणी के हमें तत्वों के नाम पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन सा तत्व कौन सी संक्रमण श्रेणी में पाया जाता लेते हैं। तो अगर यहाँ से इसमें देखो, सबसे पहले 39 पे आपका तत्व आएगा इट्रियम। इट्रियम को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, Y से। 40 पे जर्कोनियम, जर्कोनियम को ZR से। 41 पे नायोबियम, नायोबियम को NB से। 42 पे मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम को MO से। 43 पे टेक्नीशियम, टेक्नीशियम को TC से। 44 पे रुथेनियम, रुथेनियम को RU से। 45 पे रोडियम, रोडियम को RH से। 46 पे पैलेडियम, पैलेडियम को PD से। 47 पे सिल्वर, सिल्वर को AG से। और 48 पे आता है आपका कैडमियम, कैडमियम को CD से। तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी 39 इट्रियम, 40 जर्कोनियम, 41 नायोबियम, 42 मोलिब्डेनम, 43 टेक्नीशियम, 44 रुथेनियम, 45 रोडियम, 46 प्लेडियम, 47 सिल्वर और 48 कैडमियम। कैडमियम को लिखते हैं CD। अब इनको पढ़ तो लेते हैं, हम याद भी कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार जब हम इनको लिखना होता तो हम इनका क्रम भूल जाते हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी लाइन बना रखी है जिससे हमें ईजिली याद हो जाए। वो ये थी कि ए जरा नवाब मोही, मोली तो मोही तय, इस टुकड़ों में तोड़ दिया इसको। तो ए जरा नवाब मोहित, यहाँ हो जाएगा रुके रहो, रुके रहो पढ़ेंगे आज कोड़े। तो लाइन कहती बेटा एक दो बार इसको लिखोगे तो इजीली आपको याद हो जाती है। क्या था, ए जरा नवाब मोहित रुके रहो पढ़ेंगे आज कोड़े। ए जरा नवाब मोहित रुके रहो पढ़ेंगे आज कोड़े। तो ये तो हो गया अपना द्वितीय संक्रमण श्रेणी। अब हम बात कर लेते तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी। तो देखो अब इसकी अगर हम बात करें 5D श्रेणी की या तृतीय संक्रमण श्रेणी की, तो ये स्टार्ट अपनी कहाँ से होगी, ये कहाँ से होगी, 57 पे लेंथ है ना,
फिर 57 के बाद सीधा आएगा 72 72 हैफनियम, क्योंकि बीच की 14 तत्व लेंथेनाइट श्रेणी के रूप में एफ ब्लॉक में लिखे जाते हैं। जब हम इसी चैप्टर में एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर हम बने सबसे पहले 57 लेंथेनम को La, फिर 72 हैफनियम को HF, 73 टेंटेलम का Ta, 74 टंगस्टन W, 75 रीनियम Re, 76 ओस्मियम OS, 77 इरिडियम IR, 78 प्लेटिनम PT। थोड़ा सा पास में लिखेंगे, कंप्लीट अपने आ जाए। तो 78 प्लेटिनम PT, 79 गोल्ड AU, और 79 पे गोल्ड आ गया सोना AU, और 80 पे आपका मरकरी Hg। 80 पे क्या हो गया मरकरी को क्या लिख दिया Hg। अब देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर नज़र नहीं आ रहा तो बोल दिया 80 पर मरकरी को किससे लिख लेंगे Hg से। तो तृतीय संक्रमण श्रेणी या जो 5D संक्रमण श्रेणी होती है 57 पर लेंथेनम, फिर सीधा 72 72 हैफनियम, 73 पर टेंटेलम, 74 पर टंगस्टन, 75 पर रीनियम, 76 पर ऑस्मियम, 77 पर इरिडियम, 78 पर प्लेटिनम, 79 पर गोल्ड और 80 पर मरकरी। तो ये तृतीयक या 5D संक्रमण श्रेणी के तत्व थे, तो उनको हमें इस प्रकार से क्रम वाइज याद करने। अब इसके बाद हमें आगे क्या करना है वो सुन लो। बहुत बार मैंने कहा कि अगर हम भूल जाते तो इसके लिए हमने एक तरीका बना लिया कि जिससे हमें ये ईजिली याद हो जाए। तो इसके लिए मैंने क्या लाइन बना रखी थी कि ला लेंथेनम HF हफ्ता, तो ला हफ्ता वरना W का वे हो जाता है, तो वरना रे ओसामा इधर से पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर से पिटाई और होगी। तो इस प्रकार से हमने डी ब्लॉक में जो मुख्यतः 3 श्रेणियां होती है, प्रथम द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी, तो इसके तत्व तो मैंने आपको कल लिखवा दिए थे, इससे संबंधित क्वेश्चन भी बता दिए थे। इसके बाद हम द्वितीय और तृतीय सेकंड और थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज है उसके मैंने यहाँ लिखा दिए, यहाँ से आप इसको नोट कर लेना और इसको अच्छी तरह से याद कर लेना कि जिससे अपना कोई क्वेश्चन गलत ना हो। और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी मैंने कह दी अपूर्ण है, कंप्लीट कुछ तत्व की खोज नहीं हुई, तो हम इसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D श्रेणी स्टार्ट कहाँ से होगी, 89 एक्टिनियम के बाद एक्टिनाइट श्रेणी अलग हो जाएगी ए ब्लॉक के तत्व के रूप में, फिर 104 रदरफोर्डियम, फिर से 104 रदरफोर्डियम से 112 UUB। तो इनकी बात करेंगे, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। स्क्रीनशॉट से भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि आप साथ में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ साथ में आपको लिखा रहा हूँ, तो साथ में आप उसको नोट करते जाएं।
क्योंकि पहले आप साथ में नोट करते जाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, और इतनी ज़्यादा अपनी स्पीड भी नहीं है कि आपको लिखने का टाइम ना मिले। तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। अब हम आगे बात करें तो फिर से रिपीट है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बेटा एक है कि मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, आपके लिए ऑनलाइन क्लास निःशुल्क जो चल रही है यूट्यूब पर, अगर आप भी हमें लिए कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, जिससे लगभग सभी बच्चों के पास ये मैसेज पहुंच सके कि बूस्टर सर की ऑनलाइन क्लास चालू हो गई है। शाम 8 बजे से कंटिन्यू क्लास चलेगी, और क्लास कैसे चलती है वो आपको पता ही है। अब हम आगे बात करें तो यहाँ से हमने इतना पढ़ लिया, तो मैं इनको मिटा रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया या नोट कर लिया होगा। हाँ, एक चीज़ और कह दूँ कि काफ़ी आप कमेंट्स पूछते हो, तो कमेंट्स का मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मैंने ये कहा कि मेरे पास कोई इतना अच्छा प्रोजेक्ट या कोई सिस्टम नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स देख पाता हूँ। केवल एक मोबाइल के द्वारा ये आपकी ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड होती है, तो इस कारण से मैं आपका आंसर नहीं दे पाता। लेकिन मैंने ये भी कहा कि जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दोगे, नंबर सब जानती हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो व्हाट्सएप पे आप केवल मैसेज कर देना, अगले दिन ये जब भी मुझे टाइम मिल जाएगा उसको मैं यहाँ पे समझा दूंगा। इसके अलावा काफ़ी दिन कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं वो केवल पढ़ने नहीं आते, बस कमेंट्स के दूर एक दूसरे से बात करनी है। बेटा बात करनी तो व्हाट्सएप पर बात कर लो, यहाँ क्यों आके अपना टाइम ख़राब कर रहे हो। कि कल की भी ऑनलाइन क्लास में मैंने कुछ एक दो बच्चे देखे थे जो केवल बात करने में मशरूम थे, तो बेटा पढ़ने की ज़रूरत क्या है, और सिर्फ व्हाट्सएप है वहाँ पर बात कर सकते हो। पढ़ाई करनी है तो बूस्टर सर के साथ आना है, नहीं तो अपने घर बाय बाय राम राम, वो आपसे समझते हो। तो बात करें आगे। अब देखो हम आगे बात करें कि कल भी हमने क्लास में ये पढ़ा था कि डी ब्लॉक के तत्वों को हम क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो ये विशेष बात याद होनी चाहिए कि डी ब्लॉक के तत्वों को हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि डी ब्लॉक के तत्वों को हम क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व कहेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने ये लिखा संक्रमण तत्व। पहले बेटा इसकी डेफिनेशन समझ लो, फिर इससे हम एक क्वेश्चन लेंगे संक्रमण तत्व कि डी ब्लॉक के वे तत्व जो परमाणु या आयन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जिनका डी कक्षक अपूर्ण भरा हो, अर्थात संक्रमण तत्व वे होते हैं जिनका परमाणु हो या आयन दोनों कंडीशन में उनका जो डी कक्षक होता है वो अपूर्ण भराव होना चाहिए, पूर्ण भरावा नहीं होना चाहिए। अगर अपूर्ण भरावा तो उसको हम संक्रमण तत्व कह सकते हैं डी ब्लॉक के, अन्यथा नहीं कहेंगे तो कह सकते हैं कि संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी परमाणु या आयन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक क्या लिखा है, संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनके परमाणुिक बोल दो या परमाणु या आयनिक अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण भरा हो, मतलब डी कक्षक है वो पूर्ण भरा हुआ नहीं होना चाहिए। अब जो क्वेश्चन क्या बनता है, तो ये तो हमने समझा कि संक्रमण तत्व डी ब्लॉक तत्व को हम संक्रमण तत्व कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है उसकी बात करेंगे कि जिंक कैडमियम तथा मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं क्यों, या नहीं होते। बहुत अच्छा क्वेश्चन लिख दिया बेटा आपके लिए कि जिंक कैडमियम और मरकरी को हम संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। अब दो चीज़ें बता दूं, हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, ध्यान रखना बेटा। आप सब जानते हो कि जो डी ब्लॉक होता है वो वर्ग 3 से वर्ग कहाँ तक होता है,
12 तक होता है। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो वर्ग 3 से स्टार्ट होंगे आवर्त सारणी में और वर्ग 12 तक रहेंगे। अब आपके माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि ये जो शुरुआती जो तत्व है, जैसे मुख्यतः 3 की बात करें, ये भी ले लें, ये तीनों के तीनों वर्ग 3 के तत्व हैं। स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनियम, याद होना चाहिए। वर्ग 3 में डी ब्लॉक के कौन कौन से तत्व वर्ग 3 के होंगे? तो स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनियम। और ये जो तत्व लिखा है जिंक, कैडमियम और आपका ये मरकरी, ये होता है वर्ग 12 में। तो वर्ग 12 में कौन कौन से तत्व है? जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये कौन से वर्ग में होते हैं? 12 वर्ग में होते हैं। याद करना है, क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा कि वर्ग 12 के ये तत्व जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि बेटा इनकी परमाणुक या आयनिक अवस्था में डी कक्षक होता है वो पूर्ण भरा होता है। अगर आपको जिंक का, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो अपने है भी नहीं, जिंक का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था, यहाँ लिख दूँ मैं एक बार समझाने के लिए कि जिंक, इससे पहले आर्गन 3D4S, ये होता है, थोड़े बड़े अक्षरों में लिख दूँगी, साफ साफ नजर आ जाए कि जिंक, तो जिंक से पहले आखिरी गैस कौन सी आती है? आर्गन 3D4S। तो जिंक का परमाणु क्रमांक 30, तो 18 2 20 और यहाँ कितने आ गए? 10 30 हो गए। तो देखो इस अवस्था में डी कक्षक, क्योंकि संक्रमण तत्व के लिए हमने क्या बोला कि डी कक्षक क्या होना चाहिए? अपूर्ण होना चाहिए। संक्रमण तत्व के लिए डी कक्षक क्या होना चाहिए? अपूर्ण। लेकिन आप सब जानते हो डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 10, और 10 के 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे हुए हैं। 10 के 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे हुए हैं, अर्थात यहाँ पर डी कक्षक क्या है? आपका पूर्ण है। इसके अलावा एक चीज़ और, ये तो परमाणु अवस्था में, जैसे अगर जिंक है वो नॉर्मली Zn2+ बनाता है, Zn2+ बनाएगा तो भी यहाँ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो इस अवस्था में भी इसका डी कक्षक पूर्ण भरा हुआ है। ये आयन की अवस्था में आ गया। ये देखो +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो यहाँ 0, तो उस अवस्था में भी इसका डी कक्षक क्या पूर्ण है। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या याद करना है कि इनको, इसको मिटा रहा हूँ मैं, याद कर रखना था अपने को कि, तो सिर्फ लिखोगे जिंक, कैडमियम तथा मरकरी को हम संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं क्योंकि ये परमाणविक या आयनिक अवस्था में इनका, क्योंकि ये परमाणुक या आयनिक अवस्था में इनका डी कक्षक पूर्ण भरा होता है। क्योंकि ये परमाणुक या आयनिक अवस्था में इनका डी कक्षक क्या भरा होता है? पूर्ण भरा होता है। इतना सा आंसर शॉर्ट में लिखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब एक सवाल और ले लेता हूँ मैं, जहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए कि, समझा दूँ, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा? आर्गन 3D10 4S1 होता है। फिर भी इसे संक्रमण तत्व माना जाता है। क्या लिखा है कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3D10 4S1 होता है, फिर भी इसको हम क्या मानते हैं? संक्रमण तत्व। देखो बेटा कि कॉपर जब परमाणु अवस्था में है, कॉपर, थोड़े यहाँ कर दूँ, यहाँ स्पेशल है कि कॉपर का आपने जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है तो क्या होता है? आर्गन 3D10 4S1। तो अगर संक्रमण तत्व की परिभाषा देखी जाए तो उसके अकॉर्डिंग तो इसका डी कक्षक क्या है? पूर्ण भरा हुआ है, तो ये संक्रमण तत्व नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इसको संक्रमण तत्व मानते हैं, क्योंकि कॉपर होता है वो मुख्यतः Cu2+ के रूप में पाया जाता है।
कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था +2 भी होती है, +1 भी होती है। तो कॉपर है वो आयन के रूप में देखोगे, कॉपर को जब आप आयन के रूप में देखोगे तो कॉपर किस रूप में होगा आपका, Cu2+। और Cu2+ होने का मतलब क्या हुआ कि कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो उस कंडीशन में डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9। Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो उस कंडीशन में कॉपर जब आयन की अवस्था में आएगा तब इसका डी कक्षक क्या है, पूर्ण भरा हुआ नहीं है, पूर्ण भरा हुआ नहीं है, अपूर्ण है। इसका मतलब इसको हम संक्रमण तो मान सकते हैं। लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी के लिए क्या था, चाहे परमाणु की अवस्था हो या आयनिक हो, दोनों में डी कक्षक क्या होता है, पूर्ण होता है। तो यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हो, क्योंकि आंसर क्या लिखोगे बेटा इसका, क्योंकि Cu की, क्योंकि ये हिंदी में लिख लो, कॉपर के रूप में लिख देते हैं, क्योंकि कॉपर Cu2+ की अवस्था में इसका डी कक्षक पूर्ण भरा नहीं होता है, कि कॉपर जब Cu2+ होगा तब इसका डी कक्षक पूर्ण भरा हुआ नहीं होगा। और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप यहाँ नीचे बनाने के लिए जगह नहीं है लिखने के लिए, तो आप इसको फिर यहाँ बना सकते हो। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन मैंने ये बता दिया, जिंक, कैडमियम, मरकरी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सवाल है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की अच्छे तरीके से संभावना। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करें कि इसके बाद हमें आगे अब क्या क्या पढ़ना है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको मिटा देता हूं। अब देखो, अब आगे बात करें हम, अब आगे बात करें कि एक चीज़ और बता दूं कि डी ब्लॉक, बहुत बार इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ जाता है कि डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब केवल ये नहीं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका क्या होता है। तो यहाँ से याद कर लेना कि डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो बाहर वाले कक्ष को मैंने अगर NS रिप्रेजेंट कर दिया तो आपको पता है कि डी कक्षक में एक अंदर वाले में इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, तो यहाँ लिख सकते हो आप N-1D, ठीक है। अब S में या तो 1 इलेक्ट्रॉन भरते हो या 2 भरते हो, और D में 1 से लेकर 10 तक। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या लिखोगे, N-1D 1 से लेकर 10 और NS12। ये आपकी बुक में दे रखा, उसके अकॉर्डिंग बताया, कुछ किताबों में अलग भी लिखा मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, ये बात तो आपकी क्लियर हो गई कि जो डी ब्लॉक है वो अपने आवर्त सारणी में वर्ग 3 से वर्ग 12 तक है। ये तो आपने पढ़ लिया, मैंने बता भी दिया। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए कि डी ब्लॉक के तत्व कौन से आवर्त से प्रारंभ होते। आवर्त बता दो ना, आवर्त सारणी में कितने आवर्त 7 है, तो डी ब्लॉक के जो तत्व है वो कौन से आवर्त से प्रारंभ होंगे। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में कौन से आवर्त में, चौथे आवर्त से प्रारंभ होते हैं। अगर आपको आवर्त सारणी बनाई होगी तो बिल्कुल याद है, और कल वाली क्लास में मैंने समझाया भी था आपको।
तो याद रखना कि डी ब्लॉक के तत्व वर्ग 3 से 12 में होते हैं, लेकिन कौन से आवर्त से प्रारंभ होते हैं, तो याद क्या रखना है, कौन सा आवर्त, चौथे आवर्त से ये प्रारंभ होगा। तो उम्मीद है इतनी हो गई है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से नोट करें, फिर हम आगे बात करें, अगला नेक्स्ट टॉपिक बढ़ाते हैं अपना। देखो अब मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमने समझते हैं, उसके बाद हम डिटेल से चैप्टर की बात करेंगे कि यह हेडिंग लिखूं कि लिखा है संक्रमण तत्वों के अभिलक्षण। क्या लिखा है? संक्रमण तत्वों के अभिलक्षण। संक्रमण तत्वों के अभिलक्षण कि संक्रमण तत्वों के मुख्य गुण कौन कौन से हैं। अब आपसे 2 मिनट के लिए बात कि अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है, अगर वो अच्छे तरीके से समझ में आया तो कमेंट्स में ज़रूर लिख देना। और काफ़ी बार मैंने कहा कि जो नए स्टूडेंट अगर जुड़ते हैं तो वो अपना नाम ज़रूर लिख दें, कि जिससे मुझे आइडिया हो जाएगी आज किस किस स्टूडेंट ने अपनी क्लास अटेंड की है। और ये क्लास बच्चों आपके लिए है। तो जितनी, दूसरी बात एक यूट्यूब के लिए एक सीधी सी बात है कि यूट्यूब में डायरेक्ट अपनी कनेक्टिविटी नहीं होती, बस एक माध्यम होता है। तो सीधी सी बात है कि मेहनत आप करोगे तब नतीजा आएगा, कि ऐसा नहीं कि वीडियो देखने से ही समझ में आ जाएगी। वीडियो देखोगे, उसके आप नोट्स बनाओगे, उसके बाद उसको याद करोगे, तब जाके आपको फ़ायदा मिलेगा। और मैंने पहले कहते कि बहुत बार बच्चे ये होता है कि सर नोट्स ही है, अभी आपने देखा कि मैंने एक एक चीज़ बोर्ड पे लिखी है, तो आप बिल्कुल आराम से इनको देखकर नोट्स बना सकते हो। और किसी कारण से अगर कोई स्टूडेंट क्लास शाम को 8 बजे क्लास नहीं ले पाए, तो वो बाद में भी इस क्लास को अटेंड कर सकता है यूट्यूब से। तो क्या लिखा? संक्रमण तत्वों के अभिलक्षण। तो इसमें संक्रमण तत्व के हम गुणों की बात करते हैं। नंबर 1 कि ये सभी तत्व धात्विक होते हैं। क्या लिखा है? संक्रमण तत्व होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? धात्विक होते हैं और उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। उष्मा की जगह ताप भी लिखा मिल सकता है कि ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। पहला पॉइंट याद करना है कि डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं वो सब धातु होती है। पहला पॉइंट तो ये, क्योंकि आपने जैसे पढ़ाओ पी ब्लॉक में धातु भी पाई जाती है, अधातु भी होती है और उपधातु भी होती है। तो डी ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं वो सब कौन से होते हैं? धातु होते और उष्मा और क्या बोलते हैं? उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके बाद अगर हम याद करें कि संक्रमण तत्व की बात करें तो डी ब्लॉक के लिए एक विशेष बात कर दूं कि डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व, क्या लिख देते हैं? संक्रमण तत्वों में आवर्त सारणी के सामान्य तत्वों की तरह संक्रमण तत्वों में आवर्त सारणी के सामान्य तत्वों की तरह लंबवत समानता नहीं पाई जाती है, जबकि क्षैतिज समानता पाई जाती है। समझा दूँ मैं इस पॉइंट को अच्छी तरीके से आपको कि होता क्या है कि आपने एस ब्लॉक पढ़ा, पी ब्लॉक पढ़ा, तो एस ब्लॉक को कैसे आपने याद किया? हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री। तो आपने ये लंबवत हो गया, तो एस ब्लॉक का वर्ग लिखा। दूसरा था बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। क्या लिखा है? क्या तरीका था इसको याद करने का? कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए।
तो कहने का मतलब ये तरीके थे, तो इनको जब हम पढ़ते तो हम किसी भी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इन तत्वों के गुणों को अध्ययन करते हैं तो इनको हम लंबवत वर्ग के अकॉर्डिंग याद करते हैं, क्योंकि इनके गुणों की समानता लंबवत होती है। जबकि अगर आपको याद हो तो हमने जब आवर्त सारणी लिखी तो हमने ऐसे लिखा था, स्केडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये क्या लाइन हो गई, 36। तो ये तो लिखा है कि संक्रमण तत्वों में आवर्त सारणी के सामान्य तत्वों की भांति लंब समानता नहीं होगी। कौन सी समानता होती है, 36 समानता पाई जाती है। कौन सी समानता पाई जाती है, 36 समानता पाई जाती है। तो ये दोनों पॉइंट समझ गए कि संक्रमण तत्वों के हम अभिलक्षण लिख रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो कि संक्रमण, जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं वो सब धातु होती है और ये ताप और विद्युत के सुचालक मानते हैं। दूसरा पॉइंट कि संक्रमण तत्वों में आवर्त सारणी के अन्य तत्वों की तरह कौन सी समानता नहीं पाई जाएगी, लंब समानता नहीं होती। तो कौन सी होती है, 36 होती है। तीसरा पॉइंट, संक्रमण तत्व, क्या लिख रहे हैं हम, संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ एक नया पॉइंट आ गया कि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। ये बेटा जो अभिलक्षण हम यहाँ लिख रहे हैं उनको हम डिटेल से एक टॉपिक को पढ़ेंगे। शॉर्ट में बता दूं कि संक्रमण जो तत्व होते हैं, ज़्यादातर तत्वों की एक संयोजकता नहीं होगी, एक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होगी, एक से ज़्यादा होगी। जैसे एग्जाम्पल आप पढ़ते हो आयरन, तो आयरन Fe2+ भी होता है, Fe3+ भी होता है। कॉपर है वो +1 भी होता है, +2 भी होता है। जैसे हमने पढ़ा मैग्नीज, Mn2+ भी होता है, Mn4+ भी होता है, Mn7+ भी होता है। तो कहने का मतलब होता है कि संक्रमण तत्व होते हैं उनकी एक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती, एक से ज़्यादा होती है। उसके लिए क्या शब्द काम में लेते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। ये अलग से टॉपिक आएगा जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। नंबर 4, ये उत्प्रेरकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट क्या लगेगा, ये उत्प्रेरकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनमें उत्प्रेरक के गुण पाए जाते हैं। विशेषकर मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो उत्प्रेरक होते हैं, चाहे तत्व बोल दो या यौगिक, ज़्यादातर जो उत्प्रेरक होते हैं वो मुख्यतः डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ज़्यादातर उत्प्रेरक होते हैं वो कौन से ब्लॉक के तत्व होंगे, डी ब्लॉक के। जैसे हम एग्जांपल करें, हैबर विधि से आप अमोनिया बनाते हो तो उसमें उत्प्रेरक के रूप में क्या लेते हो, आयरन का चूर्ण काम में लोगे, पढ़ा होगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हो तो उसमें निकल काम में लेते हो। तो जितने भी उत्प्रेरक होते हैं मुख्यतः वो डी ब्लॉक के होते हैं। इसको भी अलग से टॉपिक लिखेंगे। 5वां, इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। कौन सा यौगिक, इनमें संकुल यौगिक मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की प्रवृत्ति होती है। ये जो सब पॉइंट है टॉपिक में डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा इनके अधिकांशतः यौगिक रंगीन होते हैं। संक्रमण तत्वों के जो यौगिक होते हैं संक्रमण तत्वों के जो यौगिक होते हैं मुख्यतः कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। तो इनके अधिकांश यौगिक कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। 7वां, ये अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं।
ये अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं। क्या होता है कि इस जो संक्रमण तत्व होते हैं उनकी धातु की सतह पर छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ऐसे छोटे परमाणु उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और फिर वो कुछ यौगिक बनाते हैं। उन यौगिक को हम क्या बोलते हैं? अंतरकाशी यौगिक। क्या कहेंगे? अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं। फिर 8वां मिश्र धातु बनाते हैं। आपने नाम सुना होगा मिश्र धातु। तो मिश्र धातु भी बनाने के लिए काम में आते हैं। तो यहाँ कुछ पॉइंट लिख दिए, 8 हो गया। 9 पॉइंट यहाँ लिख दूँ कि जो संक्रमण तत्व होते हैं मुख्यतः कठोर होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, और इनका गलनांक और क्वथनांक का मान उच्च होता है। तो लिख सकते हैं कि संक्रमण तत्व सामान्यतः, क्या लिखा है? संक्रमण तत्व सामान्यतः कठोर होते हैं। संक्रमण तत्व सामान्यतः कठोर होते हैं तथा इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। संक्रमण तत्व सामान्यतः क्या होंगे? कठोर होते हैं, और इनके गलनांक और क्वथनांक सामान्यतः क्या होते हैं? उच्च होते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि जो संक्रमण तत्व कठोर होते हैं, एकमात्र ऐसी धातु जहाँ चाहे तो आप क्या लिख सकते हो? अपवाद भी लिख सकते हो। आप सब जानते हो मरकरी, जिसको आप क्या बोलते हो? पारा। प्रतीक क्या है? Hg। और ये कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। तो ये कठोर नहीं होती है, एक अपवाद से बात अलग है। प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आप सब जानते हो आंसर क्या होगा? मरकरी। तो यहाँ पर ये लिख दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। काफ़ी बातें मैंने लिख दी है। इनमें से कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक ऐसे जो आपने फर्स्ट बार सुने होंगे, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो फिर से एक बात कर रहा हूँ कि हमने टॉपिक क्या स्टार्ट किया? संक्रमण तत्वों के अभिलक्षण। क्या लिखा हमने? संक्रमण तत्वों के अभिलक्षण। तो फटाफट रिपीट कर लें इसको। पहला कि सभी संक्रमण तत्व क्या होते हैं? धातु होते हैं। सब की सब धातु होती है, ठोस अवस्था में होती है मरकरी को छोड़ के, और ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरा पॉइंट, और अन्य तत्वों की तुलना में इनमें लंब और समानता नहीं होगी अपने वर्ग में, इनमें क्षैतिज समानता होती है आवर्त के अकॉर्डिंग। संक्रमण तत्व के लिए विशेष पॉइंट मैंने कहा था, इसको याद कर लेना, क्वेश्चन अच्छा बनता है कि संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। संक्रमण तत्व क्या करते हैं? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कल ये परसों की क्लास में इस पर हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर संक्रमण तत्वों में उत्प्रेरक के गुण पाए जाते हैं। इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं ये। और संक्रमण तत्व के जो अधिकांश यौगिक होते हैं वो रंगीन होते हैं। अब तो कुछ चीज़ें यहाँ पे है कि ये रंगीन तभी होंगे जब इनके पास क्या हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो जो संक्रमण तत्व होते हैं इनके पास काफ़ी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कारण से इनके यौगिक रंगीन होते हैं। अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। तो इन सब के बारे में कठोर होते हैं, इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, तो इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये तो थे संक्रमण तत्वों के अभिलक्षण। कभी कभार क्वेश्चन आ जाए कि संक्रमण तत्वों की 4 विशेषता लिखिए, या संक्रमण तत्वों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो। इसके बाद अब हम आगे बात करें तो इसके बाद हम बात करेंगे जो डी ब्लॉक की जो तत्व होते हैं या प्रथम संक्रमण श्रेणी के गुण।
प्रथम संक्रमण श्रेणी के गुण में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे आयनिक या परमाणु त्रिज्या, दूसरा आएगा आयनन एंथैल्पी। तो ये दोनों टॉपिक आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे कि वर्ग में और आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर या बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में कैसे परिवर्तन होता है, आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा में कैसे परिवर्तन होता है, तो यहाँ लिखा हूँ। तो ये दो टॉपिक है, एक तो परमाणविक या आयनिक त्रिज्या और दूसरा आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। तो इनके बारे में तो आप आराम से पढ़ सकते हो, पढ़ी हुई चीज़ें हैं। तो कल की क्लास से पहले इन सबको आप पढ़ के आना, जिससे जब हम क्लास आगे स्टार्ट करें तो आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना आए, बिल्कुल ईजिली आपको समझ में आ जाए। तो आज की अपनी क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आज की क्लास कल वाली क्लास से काफ़ी बेहतर है। मैंने आप सभी को कहा था कि अभी 2-3 दिन की प्रॉब्लम है, 3-4 दिन के बाद अपनी जो क्लास का सेटअप है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आपको पहले जितनी क्वालिटी मिलती थी उतनी क्वालिटी यहाँ पर भी आपको ज़रूर मिलेगी। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने कहा कि वीडियो को लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे आपके सभी सहपाठी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि केमिस्ट्री की अब डेली ऑनलाइन क्लास चलेगी तो वो भी उसका लाभ उठा सके। बाकी की बातें कल करेंगे, कल की क्लास में कुछ विशेष इंपॉर्टेंट बातें भी अपनी रहेगी। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।